गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बी ऑनर्स पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भारत में उदार राष्ट्रवाद के उदय के कारण देखे थे। आज हम भारत में जो गर्म राष्ट्रवाद था, जिसको आप किताबों में बोलचाल की भाषा में उग्र राष्ट्रवाद भी कह देते हैं, उसकी बातचीत करेंगे। उसको समझने से पहले आपको थोड़ा अतीत पर जाना होगा। आप लोग पेपर फर्स्ट में बीए ऑनर्स पार्ट 1 में जब आपने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी है तो आपने राजनीति विज्ञान के अन्य विषयों के साथ संबंध पढ़े होंगे। तो आप ध्यान रखें, इतिहास को पढ़े बगैर राजनीति को समझना बहुत मुश्किल है। और विषय भी महत्वपूर्ण हैं, भूगोल भी महत्व रखता है, समाजशास्त्र भी महत्वपूर्ण है, अर्थशास्त्र भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इतिहास की जानकारी बेहद ज़रूरी है यदि आप राजनीति विज्ञान को गहराई से समझना और महसूस करना चाहते हैं। तब भारत के इस गर्म राष्ट्रवाद के उदय को समझने के लिए आपको 57 की क्रांति की तरफ जाना पड़ेगा। 57 की क्रांति विफल रही। मैं बहुत संक्षेप में 2-4 पंक्तियों में आपके सामने स्पष्ट कर दूं, क्रांति विफल रही है। उस वक्त भारत को ब्रिटेन ने सीधे अपने नियंत्रण में लिया है और भारत को अपना एक उपनिवेश घोषित कर दिया है। और अब भारत के लिए नियम कायदे कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट बना रही है। भारत के लिए जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी वो खत्म हुई है, उसी जगह वायसरॉय की पोस्ट आई है, पद आया है, और एक भारत मंत्री अलग से ब्रिटेन में बनाया गया है भारत के, और नियम कायदे कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट बना रही है। ये मैं आपके सामने स्पष्ट किया। लेकिन इससे ज़रूरी बात यह है कि जिस न्यायोचित शासन को देने की बात की गई थी वो अब तक दिखाई नहीं दिया है। आगे चलें, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। उदारवादी नेतृत्व शुरुआत में आगे बढ़ता है, ब्रिटिश शासन को वो वरदान मानते हैं और क्रमागत परिवर्तनों के माध्यम से बदलाव की उम्मीद रखे हुए, जो गलत भी नहीं। लेकिन इसी दौरान ही जब कांग्रेस की स्थापना के 7 साल बीते, 1892 आया। 1892 के अंदर पहला सुधार कानून आया। सुधार कानून ये था कि जो मांगें चल रही थीं भारत के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट से, उनके विषय में पार्लियामेंट ने कोई अधिनियम बनाया और भारत को दिया। पर दुर्भाग्य ये था कि इस अधिनियम में एक हाथ से दिया और 2 हाथ से लिया, जो हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, वो प्रवृत्तियां हावी थीं। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं दिया जिसकी मांग हम लोग कर रहे थे। यानी असंतोष कांग्रेस के भीतर भी और देश के अंदर भी। ये भी एक कारण रहा कि भारत में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर भी और देश में भी, जो ये गर्म राष्ट्रवाद था ये उभर कर सामने आया। याद रखिएगा, 1892 से पहले तिलक कांग्रेस में जुड़ चुके हैं, जो कि गर्मपंथियों में गिने जाते हैं। लाल बाल पाल, नाम तीनों आपने सुने होंगे। लाल बहादुर, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन, एक तिकड़ी थी लाल बाल पाल की, ये कहलाती थी, और इनके उद्देश्य थोड़े आक्रामक थे। दूसरा विषय जो बिंदु है इस गर्म राष्ट्रवाद के उदय के कारण का, वो आया है सांस्कृतिक नवजागरण। देखिए, अब तक ये हो रहा था कि ब्रिटिश जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, रिसर्च थी, उनके माध्यम से साबित ये कर दिया गया था कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज बिल्कुल गए गुजरे और पिछड़े हैं, और इन हालात में आप कोई प्रगति नहीं कर सकते। आपको अपना माइंड सेट, जिसको आप कहते हैं, मन स्थिति बदलनी है। यानी वैचारिक रूप से हम लगातार हार रहे थे। इस गर्म राष्ट्रवाद के उदय के कारण यह था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग प्रवेश कर गए थे जिन्हें भारतीयता पर नाज था, गर्व था। ऐसा नहीं था कि वो कमियों को नहीं मान रहे थे, देश की कमियां खामियों को वो स्वीकार कर रहे थे, पर उनका मानना ये था कि ये ठीक की जा सकती हैं भारतीय तौर तरीकों से। इसके लिए किसी विदेशी तरीके का इस्तेमाल करना कोई बहुत उपयोगी नहीं रहेगा। आप देखिए,
1893 में विवेकानंद शिकागो जाते हैं, भाषण देते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत बन के उभरते हैं। इधर तिलक हैं, गोखले तिलक हैं, विपिन चंद्र पाल हैं, अरविंद घोष हैं। ये लगातार भारत और भारतीयता के आह्वान को जनता में बढ़ा रहे हैं और जो जनता ज़्यादा आसानी से पहचान भी पा रही है। अगला बिंदु ये महत्वपूर्ण है, आर्थिक प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप। देखिए, जब कोई आपदा आती है, जैसे एक अंग्रेजी कहावत है कि नेतृत्व की परीक्षा विपदा में होती है। आप अगर खेल की बात करें तो देखिए कि बड़ा खिलाड़ी वो होता है जो बिगड़े हुए हालात में खेलता है। बहुत आसान सा विकेट है, उस पर 300-400 रन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ऐसा विकेट जहाँ कोई ना टिक पा रहा हो, वहाँ यदि कोई टिक कर खेलता है, अच्छे रन बनाता है, मैच जिताता है, उसे आप बड़ा खिलाड़ी, अच्छा खिलाड़ी मानते हैं। ऐसे ही यही कंसेप्ट लीडरशिप का भी है, नेतृत्व का भी है। यदि देश संकट में है तो लीडरशिप से उम्मीद की जाती है कि वो कुछ पॉजिटिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लेगा। लेकिन अब आप तुलना करें 1876 से 1900, ये जो 25 साल की अवधि है, इस कार्यकाल में देश में 18 अकाल पड़े हैं, लाखों लोग मारे गए हैं, दाने दाने को मोहताज हैं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का रवैया ज्यों का त्यों है। लगान की नीति, कर वसूली के अभियान, अन्य कार्यक्रम ज्यों की त्यों हैं। सरकार की तरफ से उसमें कोई भी संशोधन या बदलाव या छूट नहीं दी गई है। तो किसानों का ये देश और किसान उग्र होने ही थे, स्वाभाविक। अगला है आर्थिक असंतोष। देखिए, 1894 में एक बड़ा खतरनाक कदम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उठाया। खतरनाक इस रूप में साथियों, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो शब्द आपने सुने होंगे, आयात और निर्यात। कोई दूसरे देश की वस्तु यदि आपके देश में बिकने आती है तो उस पर एक कर लगता है जिसको आप इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। और यदि आप कोई चीज़ दूसरे देश में बेचते हैं तो वहाँ भी और यहाँ भी कुछ टैक्स आपको देने पड़ते हैं, जिसको आप एक्सपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। 1894 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी, यानी विदेशों से आना हुआ जो माल है वो जब भारत में बिकेगा तो उस पर आयात कर नहीं होगा। तो आप अंदाज लगाएं कि व्यापारी जिस माल को बेचेगा उससे वो सारे अपने खर्चे जोड़ता है। इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी तो इसका आशय ये निकला कि विदेश से आने वाला माल जो कि विदेशी मशीनों में बन रहा है, अच्छी गुणवत्ता का है और सस्ता भी, तो आपका जो डोमेस्टिक या आपका जो घरेलू मार्केट है वो पिट जाएगा। यदि सस्ती दर पर आपको बेहतर सामान मिल रहा है तो महंगा सामान कौन खरीदेगा और किस लिए खरीदेगा? भारत के। अच्छा, दूसरी बात, यदि आपका माल बिकेगा नहीं तो आप बनाएंगे क्यों? इस टाइम पीरियड में भयंकर बेरोजगारी, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ भयंकर। अभी आप देख रहे हैं कोरोना काल के अंदर बहुत से उद्योग धंधे रोजगार बंद हुए हैं, इससे कई गुना ज़्यादा बेरोजगारी फैली है, उद्योग धंधे बंद हुए हैं। और यकीनन जब वो बंद हुए हैं तो देश में अपराध और असंतोष एक साथ बढ़ा है। और अगला बिंदु है विदेशी प्रभाव, कि दूसरे बाहर के मुल्कों में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं भारत उनसे भी प्रेरित हो रहा है। जैसे 1896 में अबिसीनिया इटली का उपनिवेश था, अफ्रीकी देश है, बहुत छोटा सा, उसने इटली को परास्त किया और 1905 में जापान ने रूस को परास्त किया। ये दो बड़े महत्वपूर्ण कदम थे। इसका इम्पैक्ट ये आया कि भारत को भी ये लगा कि शायद ऐसे चीज़ें ब्रिटेन को यहाँ से हटाने में कामयाब हो सकती हैं, और गर्म राष्ट्रवाद के उदय का ये महत्वपूर्ण कारण रहा। अगला बिंदु, लॉर्ड कर्जन 1898 से 1905 तक के भारत के वायसरॉय रहे हैं, गवर्नर जनरल रहे हैं, और इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी आक्रामक और इतनी प्रेजुडिस्ड हैं, पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, कि जिन्होंने भारतीयों के उत्साह को, सम्मान को और जिसको आप बोलते हैं इंडियनाइजेशन, भारतीयकरण की प्रोसेस को बिल्कुल क्रश कर दिया है, कुचल दिया है। और इसका चरम उत्कर्ष था 1905 में बंगाल का विभाजन। तो ये ऐसे कुछ कारण रहे जिसकी वजह से भारत में जो गर्म राष्ट्रवाद है वो तेज़ी से उभर कर सामने आया।